ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज आपके लिए एक बार फिर से प्राचीन भारतीय इतिहास का एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं, जिसमें कि हम लोग आज जो पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसमें आज ये हम लोग का हो सकता है कि पुरातात्विक स्रोत से संबंधित ये हम लोग का लास्ट लेक्चर हो, जिसमें कि हम लोग आज के लेक्चर में जो स्मारक और भवन रह गए थे, इसके बाद में जो मूर्तियां रह गई थी, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि पुरातात्विक स्रोत वैसे सभी स्रोतों को कहा जाता है, उन सभी वस्तुओं को कहा जाता है जो कि उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं हमें, और उनसे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अब जो है आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग को पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है। और पुरातात्विक स्रोतों में हम विशेष तौर पे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो स्मारक और भवन। स्मारक और भवन, तो स्मारक और भवन के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई स्मारक और भवन जो है ये इतिहास के अध्ययन में कैसे सहायक सिद्ध होने लगे। सवाल तो पैदा होगा भाई कि स्मारक और भवन जो बनाए गए थे प्राचीन काल में, तो उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि स्मारक और भवन जो है, तो स्मारक और भवनों के माध्यम से ही हमें प्राचीन काल की जो धार्मिक अवस्थिति रही थी, उस समय के लोगों का जो जनजीवन रहा था, रहन सहन जो रहा था, तो उन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, उसके लिए जो स्मारक और भवन बनाए गए थे प्राचीन काल में, वो काफी ज्यादा सहायक हैं। और इस कड़ी में अगर हम लोग देखें तो जो भी प्राचीन काल के स्मारक और भवन हमें प्राप्त होते हैं, उनमें मुख्य रूप से जो अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर उनकी हम लोग बात करें तो हम आपको बताएं कि प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में इनिशियल स्टेज में जो है, सबसे प्रारंभिक समय में अगर देखा जाए तो स्मारक और भवनों का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में हम लोग जो मेन है पाषाण काल, तो पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि इसी में हम लोग ताम्र पाषाण काल जो है, ताम्र पाषाण काल के भी बारे में पढ़ते हैं। और इसके बारे में ये जो दोनों जो एज रहे, जो दोनों कालखंड रहे, तो इनके बारे में हम आपको बताए थे कि इस समय जो मनुष्य था वो अस्थाई जीवन व्यतीत नहीं करता था। ठीक है, इस समय जो मनुष्य था वो अस्थाई जीवन व्यतीत नहीं करता था। मतलब ये कि इस समय के जो लोग होते थे वो आमतौर पे शिकार करते थे। ठीक है, आखेटक जीवन व्यतीत करते थे। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। आखेटक का मतलब शिकारी होता है, यानी कि ये प्रागैतिहासिक कालीन जो लोग थे वो आमतौर पे आखेटक जीवन व्यतीत करते थे, और कंदमूल पे या फिर मांस जो होता था इसको खा करके अपना जीवन यापन करते थे। और इस स्थिति में इन्हें कभी भी भवन निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। ठीक है, ये बड़े बड़े पत्थर लेकर के और पहाड़ों पे रहते थे। जो गुफाएं होती थी उनमें आमतौर पे ये निवास करते थे, और पत्थरों के माध्यम से ही ये अपना शिकार वगैरह प्राप्त करते थे। और इसीलिए इस एज को हम लोग पाषाण एज कहते हैं। पाषाण मींस पत्थर होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रागैतिहासिक काल के बाद वाला जो समय आया, जिसे हम लोग कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य के द्वारा भवन और स्मारक निर्मित किए जाने लगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल में आमतौर पे हम लोग जो हैं
वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद में हम लोग जो हड़प्पा जो काल है तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसमें आमतौर पे अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको हड़प्पा और वैदिक जो काल था उसके बारे में पढ़ना है, वैदिक काल। तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा की अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा में सबसे पहले पहले हमने आपको बताया था कि नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ। ठीक है, नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ कब? हड़प्पा काल में। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अच्छा, नगर किसे कहा जाएगा? नगरीकरण किसे कहा जाएगा? तो आपका जवाब ये होगा कि नगरीकरण का मतलब हुआ कि जब लोग व्यापक स्तर पे किसी बड़े क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, और वहां पे जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, ठीक है, तो ये सब नगर का पहचान होता है, जो कि वर्तमान समय में भी हम लोग देखते आ रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं चूंकि नगरीय जीवन यहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि इस समय तक, हड़प्पा काल तक जो है, यहाँ पे भवन बनने प्रारंभ हो गए थे। तो सबसे पहले पहले भवन बनने का जो साक्ष्य मिलता है वो कब मिलता है? हड़प्पा काल से। हड़प्पा काल से ही आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जो है वो अस्थायी जीवन यहाँ पे व्यतीत कर रहा था। नगरों का, बड़े बड़े नगरों का इस समय विकास हुआ था, और इस समय की जो नगर व्यवस्था थी वो काफी उच्च कोटि की थी, ऐसा भी कहा जाता है। और आप लोग को ये पता भी होगा कि हम लोग हड़प्पा काल के बारे में जितनी भी जानकारियां अर्जित करते हैं, उनमें उससे संबंधित जो भी स्मारक और भवनों का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हड़प्पा काल की बात करें तो आप लोग सुने होंगे कि हड़प्पा जो स्थान था वहां से अन्नागार जो है मिला है। अन्नागार का मतलब होता है कि अन्न रखने के लिए जो कोष बनाए जाते हैं, जो भवन बनाए जाते हैं, उनको हम लोग अन्नागार कहते हैं। उसके बाद में आपको आगे चल के जब हम हड़प्पा के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा कि हड़प्पा की जब खुदाई चल रही थी तो हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थान है जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से जो है स्नानागार की प्राप्ति हुई है जहां पे लोग स्नान करते थे। तो इस तरह से जो ये वास्तुकला के बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण मिले हैं जो कि हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हड़प्पा काल के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसमें जो उस समय के जो प्राचीन कालीन जो भवन बनाए गए थे, जो स्नानागार बनाए गए थे, ये सारे जो हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके माध्यम से हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भवन जो है, तो भवन से आमतौर पे अगर हम लोग देखें तो भवन से यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ध्यान देना है कि भवन से हमें हड़प्पा की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। सामाजिक स्थिति कैसे, ये चीज सवाल तो उठ रहा होगा कि भैया सामाजिक स्थिति कैसे पता चला। तो जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा काल से जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं भवनों के, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय लोग जो बड़े बड़े नगर थे तो बड़े बड़े नगरों को बना करके रहते होंगे। ठीक है, तो बड़े बड़े नगरों को बना करके रहते थे, शहरी जीवन व्यतीत करते थे। तो शहरी जीवन क्या है भाई? तो सामाजिक स्थिति है। शहरी जीवन का मतलब क्या हुआ कि वो शहरों में रहने वाले जीवन व्यतीत करते थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हड़प्पा में जो भी भवन प्राप्त हुए उससे उस समय के लोगों की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में काफी ज्यादा हद तक जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चीज महत्वपूर्ण हुआ। चलिए अब जो है उसके बाद के समय पे हम लोग बात करते हैं, और हड़प्पा के बाद वाला जो समय है उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, हम वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल के बारे में हमने आपको बताया था कि इस समय क्या भवन होंगे? वैदिक काल में भवन होंगे? हड़प्पा के बाद में आया है, बताइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैदिक काल में भवन नहीं थे। भाई क्यों नहीं थे? हड़प्पा काल में तो थे। तो हड़प्पा काल के बाद में क्या अचानक से सभी भवन लुप्त हो गए? तो बिल्कुल ऐसा ही था। हड़प्पा संस्कृति का जैसे ही समापन हुआ, जैसे ही हड़प्पा संस्कृति समाप्त हुई, ऐसे ही इसके सारे के सारे जो
भवन के जो मलबे थे वो टोटल भूमि के नीचे भूमिगत हो गए थे, ठीक है। और उसके तकरीबन 250 साल बाद जो है वैदिक सभ्यता का पुनः उद्भव हुआ था। हालांकि इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बेसिकली उद्भव हुआ था, लेकिन लगभग 250 साल के बाद में हुआ। और उस समय तक हड़प्पा से संबंधित जितने भी अवशेष थे, जितने भी भवन थे, वो सारे के सारे लुप्त हो चुके थे। और इस समय वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल में जो मनुष्य होता था वो पुनः कबीलाई जीवन व्यतीत करने लगा। कैसा? कबीलाई जीवन। भैया कबीलाई जीवन क्या होता है? तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कबीलाई जीवन कहने का मतलब ये हुआ कि लोग जो हैं ये समूह बना करके रहते थे, समूह बना करके लोग रहते थे और शिकार करते थे, ठीक है। सॉरी, शिकार नहीं करते थे इस समय, कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, शिकार तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, यह बात ध्यान रखना है। कबीला के रूप में ये लोग रहते थे और इनका कोई विशेष स्थान पे या इनका विशेष कोई ठिकाना नहीं था, ये कबीले के रूप में रहते थे। जो इनका समूह होता था, इस समूह को ही हम लोग कबीला कहते हैं, ठीक है। और ये समूहबद्ध होकर के, और अगर देखा जाए तो ये मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे विचरण करते रहते थे। गायों को पालना और उनको चराना इनका जो है मुख्य पेशा रहा था, ठीक है। और ये एक स्थान पे अगर मान लेते हैं कि गायों के चरने योग्य भूमि समाप्त हो गई, तो उसके बाद में वहां से हट करके और किसी दूसरे स्थान पे चले जाते थे। इस तरह से इनकी जीवन जो है चल रही थी। तो ये स्थिति कब की थी? वैदिक काल की। तो वैदिक काल में क्या भवन मिलेंगे? तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसका रीजन आपको हमने बताया अभी कि चूंकि कबीला के रूप में लोग रहते थे, कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना है, तो क्या ये लोग भवन बनाएंगे? बिल्डिंग बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी भैया। अब मान लेते हैं कि इनको एक स्थान पे टिकना ही नहीं है, तो भवन काहे लिए बनाएंगे? पेड़ वगैरह के नीचे रह लेते थे। तो इस समय अगर देखा जाए तो इसी के कारण जो है आपको वैदिक काल के भवन के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वैदिक काल के बाद में आया था आपका महाजनपद काल। वैदिक काल के बाद में आया था क्या? महाजनपद काल। और महाजनपद काल में जैसा कि मैंने बताया कि बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ और इस समय जो है भवन काफी मात्रा में बनाए गए, ठीक है। तो ये भवन का जो है मेन इतिहास रहा था जो मैंने बताया। उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यहां पे अगर हम लोग देखें तो महाजनपद काल के बाद में जो है काफी जो नए धर्म थे उनका भी उदय हुआ। महाजनपद काल को हम लोग सूत्र काल भी कहते हैं। महाजनपद काल को क्या कहते हैं जी? तो सूत्र काल। और सूत्र का मतलब क्या होता है? कुछ लोग मन में सोचेंगे कि भैया फॉर्मूला होता है, तो यहां पे सूत्र का मतलब फॉर्मूला नहीं होगा। यहां पे सूत्र का मतलब होता है धर्म, ठीक है। यानी कि जो महाजनपद काल था, महाजनपद काल जो था ये सूत्र काल या धर्म काल था, धर्म का काल था। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन ये है कि इस समय नए नए धर्मों का उदय होना शुरू हुआ था। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, इसके बाद में शैव धर्म, अलग अलग मत यहाँ पे नए जो मत थे, नए जो धर्म थे वो उद्भव हुआ था उनका। तो इस लिहाज से महाजनपद काल को सूत्र काल की संज्ञा दी जाती है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जब नए नए धर्मों का उदय हुआ तो उनके काफी ज्यादा अनुयायी भी बने होंगे। और यही अनुयायी जो हैं, जो सूत्र काल में जो अनुयायी बने, यही अनुयायी आगे चल के और इन धर्म के प्रवर्तकों के, जैसे कि अगर बात किया जाए महात्मा बुद्ध, तो बुद्ध के प्रवर्तक, उनके जो अनुयायी थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे, तो उन्होंने आगे चल के महात्मा बुद्ध के लिए मंदिर बनवाने शुरू कर दिए। और उसका एग्जाम्पल हमारे बिहार में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसका नाम है बोध गया। वहां पे जाइएगा तो वहीं पे जो है महात्मा बुद्ध ने तपस्या भी किया था और वहां पे उनकी एक भव्य मंदिर बनाई गई है जिसे हम लोग महाबोधि मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये चीज खैर आर्ट एंड कल्चर का जब हम लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको काफी विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। यानी कि कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि जब नए नए धर्मों का उदय हुआ
तो इस धर्म के जो अनुयायी थे, ठीक है, इस धर्म के जो अनुयायी थे ये आगे चल के और इन धर्मों के प्रवर्तकों के मंदिर बनवाने लगे। और इस तरह से हम लोग अगर देखें तो मंदिरों का यहाँ पे उद्भव होना शुरू हुआ, ठीक है, मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। और अगर हम लोग देखें तो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया गया था। प्राचीन काल में काफी जो देखा जाए तो काफी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया था। खास करके अगर हम लोग दक्षिण भारत की ओर जाएंगे तो दक्षिण भारत में बहुत ही असंख्य मंदिरों का निर्माण हुआ। और उन मंदिरों के निर्माण की कला जो थी उसकी काफी विशेषता है। और जब हम आर्ट एंड कल्चर बताएंगे आप सबको तो उसमें बताएंगे कि उस समय जो द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे वो एकाश्म पत्थर को काट करके बनाए जाते थे, यानी कि बड़े बड़े जो पहाड़ी होते थे तो उन पहाड़ियों को ही काट करके और उसमें मंदिर बना दिए जाते थे। इस तरह की तकनीक थी उस समय की। तो उसके बारे में आर्ट एंड कल्चर में विशेष तौर पे बात किया जाएगा। लेकिन फिलहाल में हम आपको बता दें कि प्राचीन काल में जितने भी मंदिर बनाए गए यहां से आमतौर पे आपसे प्रश्न जो है पक्का पक्का पूछे जाएंगे। और मंदिरों को हम चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में हम सेट कर दें कि मंदिर जो बनाए गए थे प्राचीन काल में वो किस तरह के मंदिर बनाए गए थे। तो ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए गए, प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए गए तो मंदिर निर्माण की जो शैली थी वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से उसको हम लोग बांट सकते हैं। प्राचीन काल में निर्मित जो मंदिर थे तो उन मंदिरों के निर्माण की जो वास्तुकला थी, जो शैली थी, उस शैली को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। जिसमें अगर हम लोग देखें तो पहला इधर हम लोग देखेंगे नागर शैली। नागर शैली पहला क्या देखेंगे जी? नागर शैली। दूसरा इधर अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग कहते हैं बेसर शैली, ठीक है, बेसर शैली। पहला नागर, दूसरा बेसर और तीसरा इधर अगर हम लोग देखें तो उसको हम लोग कहते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली यानी कि भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ था प्राचीन काल में वो किन शैलियों में निर्मित किए गए थे? तो ये 3 शैली हैं और इन्हीं 3 शैलियों में प्राचीन काल के जो मंदिर थे उनका निर्माण हुआ था। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जो जानकारी है इनके बारे में हम लोग प्राप्त करते हैं। नागर शैली की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्मित किए गए थे वो किस शैली में निर्मित थे। तो आपको हम बता दें कि उत्तर भारत के जो मंदिर थे, उत्तर भारत के जो मंदिर थे ये टोटल किस शैली में निर्मित हुए थे? नागर शैली में। मध्य भारत के जो मंदिर थे, मध्य भारत, तो मध्य भारत के जो मंदिर थे ये आपके किस शैली में निर्मित हुए थे? तो बेसर शैली में निर्मित हुए थे। और अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत जो है तो दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं ये द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। तो आपसे पूछे कि उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनाए गए थे तो ये आपके हो जाएंगे नागर शैली। उसके बाद में मध्य भारत के मंदिर किस शैली में बनाए गए थे तो बेसर शैली। और दक्षिण भारत के जो मंदिर थे ये द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आखिर उत्तर भारत में ये कहां से कहां के क्षेत्र के बीच में ये मंदिर बनाए गए थे। तो इसमें हम आपको बता दें हिमालय से स्टार्ट कीजिए और हिमालय से लेकर के पहुंच जाइए विंध्य पर्वत श्रृंखला तक, ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में जितने भी मंदिर निर्मित किए गए थे वो सारे के सारे मंदिर किस शैली में निर्मित हुए थे तो ये नागर शैली में निर्मित हुए थे। वहीं अगर हम लोग बात करें विंध्य पर्वत से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, विंध्य पर्वत से स्टार्ट कीजिए और आप पहुंच जाइए कृष्णा नदी तक। विंध्य पर्वत से स्टार्ट करके और कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र था तो यहाँ के बीच में के क्षेत्र में जितने भी मंदिर निर्मित किए गए थे वो सारे के सारे मंदिर किस शैली में थे? बेसर शैली में।
वहीं अगर सुदूर दक्षिण यानी कि कृष्णा नदी के बाद का जो क्षेत्र था, उधर जितने भी मंदिर निर्मित किए गए थे प्राचीन काल में, वो सारे के सारे मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित किए गए थे। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि विंध्य पर्वत से जो है कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र होगा और उस स्थान का अगर मंदिर आपसे पूछेगा कि किस शैली में निर्मित है, तो आपको आंसर क्या देना है? आंसर आपका होगा बेसर शैली। आपसे विंध्य पर्वत से इधर वाला जो पार्ट है, हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, खास करके जो गंगा के मैदान वाला जो इलाका है, उधर की स्थिति अगर हम आपको बताएं तो वहां पे जितने भी मंदिर बनाए गए थे वो सारे के सारे किस शैली में बनाए गए थे? तो वो नागर शैली में बनाए गए थे, जबकि दक्षिण भारत के मंदिर जो हैं ये द्रविड़ शैली में बनाए गए थे। चलिए, ये आपका यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। अगला इसमें ध्यान देना है कि नागर शैली के जो मंदिर निर्मित हुए थे, इनका कालखंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नागर शैली के मंदिरों के अगर हम लोग कालखंड की बात करें तो इसमें आपको ध्यान देना है ये मंदिर जो है आमतौर पे सातवीं जो सदी है, 7वीं शताब्दी से स्टार्ट हुए बनने, और ये बने थे आपके लगभग 13वीं सदी तक। ठीक है, 7वीं से लेकर के और 13वीं सदी तक इन मंदिरों का अस्तित्व रहा था। इसके बाद में जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारियों का आक्रमण शुरू हुआ, तो आपको मध्यकालीन भारत का जब हम इतिहास पढ़ाएंगे और जो पूर्व मध्यकाल पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण हुआ तो उनके मेन टारगेट जो थे वो क्या थे? भारत के प्राचीन मंदिरों को लूटा गया, मंदिरों को काफी निर्दयता पूर्वक तोड़ा भी गया था। तो ये चीज आपको आगे चल के मिलेगा। खैर, आपको ध्यान रखना है कि 7वीं से लेकर के और 13वीं सदी तक इनका अस्तित्व जो है काफी स्वर्णिम रहा था, और उसके बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण के फलस्वरूप इन मंदिरों को तोड़े जाने का काम जो है स्टार्ट हो गया। वहीं अगर हम लोग बेसर शैली की बात करें तो बेसर शैली के मंदिर जो हैं ये आपको ध्यान देना है, ये 8वीं सदी से मुख्य रूप से स्टार्ट हुए थे बनने, और इनका कालखंड जो है रहा था 8वीं सदी से लेकर के और 14वीं सदी तक। 8वीं सदी से लेकर के और 14वीं सदी तक इनका कालखंड रहा था। उसके बाद में चूंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो आक्रमण हुआ था भारत में, तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र जो है, उत्तरी भारत जो है, उधर ही आमतौर पे मुस्लिम आक्रमणकारियों का शुरुआती आक्रमण हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ते हुए और देखा जाए तो मध्य भारत की ओर पहुंचे थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मंदिरों का जो अस्तित्व है वो लगभग और 100 साल ज्यादा रहा था। द्रविड़ शैली जो है, तो द्रविड़ शैली के बारे में हम आपको बता दें कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं ये लगभग 8वीं सदी से ये बनने प्रारंभ हुए, और 8वीं सदी से लेकर के और द्रविड़ शैली के मंदिर जो हैं, दक्षिण भारतीय मंदिर, ये लगभग 18वीं सदी तक इनका कालखंड माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, तो मुस्लिम आक्रमणकारी इतने सुदूर दक्षिणी भारत की ओर कभी ज्यादा रुख करना जरूरी नहीं समझे थे, और इधर वाला जो इलाका था यहाँ पे ये मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण से काफी समय तक बचा रहा था, जिसके कारण अगर हम लोग देखें तो द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो कालखंड है वो काफी लंबा रहा था। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे अधिक कालखंड वाले या सबसे अधिक समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने वाले मंदिर किस शैली के थे? तो आपके कौन हो जाएंगे? द्रविड़ शैली के। द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ जो मंदिर निर्माण शैली है, उसके मंदिर अभी भी काफी मात्रा में आप दक्षिणी भारत में जाएंगे तो वहां पे मिल जाएंगे। अब थोड़ी सी बात इन मंदिरों की करते हैं। नागर शैली की अगर हम लोग बात करें तो आपको आप मंदिर का नाम सुने होंगे जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका इसमें नागर शैली में निर्मित है। वहीं अगर हम लोग महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में बनाया गया है उसकी बात करें तो ये भी आमतौर पे आपका नागर शैली का ही उदाहरण है।
बेसर शैली की अगर हम लोग बात करें तो जो एलोरा के मंदिर हैं, एलोरा के जो मंदिर हैं ये आमतौर पे बेसर शैली में निर्मित है। वहीं अगर हम लोग द्रविड़ शैली की बात करें तो आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर का नाम आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, जिसका नाम है राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर। तो राज राजेश्वर मंदिर जो है ये आपका किस शैली में निर्मित है? तो ये आपका द्रविड़ शैली में निर्मित है। तो ये आपके मंदिर से संबंधित जो भी प्रमुख बातें थी वो मैंने आपको बताई। अब जो है थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जो मुहरें प्राप्त हुई है प्राचीन काल से संबंधित, उसके बाद में जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे चित्रकला के बारे में कि प्राचीन काल में चित्रकला की स्थिति जो है वो कैसी रही थी। चलिए ध्यान दीजिए। अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे पहले मूर्ति कला के बारे में, मूर्तियों के बारे में। ठीक है, मूर्तियों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि आमतौर पे अगर देखा जाए तो मूर्तियों से सामाजिक स्थिति जो है इसका भी हमें ज्ञान होता है। सामाजिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति को जानने के लिए ये महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, मूर्तियां जो हैं मूर्तियों के माध्यम से ही हम लोग धार्मिक स्थिति का काफी हद तक पता लगाते हैं। धार्मिक स्थिति कि प्राचीन काल में जो लोगों की धार्मिक स्थिति थी वो कैसी रही थी, इन चीजों के बारे में हम लोग मूर्तियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई सामाजिक स्थिति का पता कैसे चलता होगा। तो आपको हम बता दें कि हड़प्पा काल में एक मूर्ति मिली थी और उस मूर्ति को कहा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, यानी कि एक नर्तकी थी और उस नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? कांसे से बनाई गई थी। तो ये मूर्ति मिली है कब? हड़प्पा की जब खुदाई हो रही थी तो उस समय मिली है। और इसमें चूंकि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, और नर्तकी की मूर्ति मिलने का तात्पर्य यह है कि इस समय महिलाओं की स्थिति जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि भाई अच्छी स्थिति में तो महिलाएं यहाँ पे डांस तो नहीं करेंगी, ये तो स्वाभाविक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी खराब रही होगी। ऐसे इसका कोई ज्यादा प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति के बारे में पता चलता है कांसे की मूर्ति जो मिली थी नर्तकी की, उससे। दूसरी चीज, मूर्तियों से धार्मिक स्थिति के बारे में भी काफी ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, और धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण अगर हम लोग देखें तो ये कुषाण काल में आमतौर पे बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। और कुषाण शैली के जो मूर्ति कला थी, कुषाण शैली की जो मूर्ति कला थी, तो उस मूर्ति कला की खासियत ये थी कि इसमें जो देवी देवताओं के जो मूर्तियां बनाई जाती थी उनमें उनके शरीर को बलिष्ठ एकदम प्रदर्शित किया जाता था। ठीक है, यानी कि कुषाण शैली की मूर्तियां जो है इसमें शरीर कैसा होता था जी? मूर्तियों का शरीर जो है बनाया जाता था वो कैसा होता था? तो ये बलिष्ठ होता था। तो ये कुषाण शैली जो है ये एक विदेशी शैली थी, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। कुषाण शैली जो है ये विदेशी शैली थी। और उसके बाद में आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दें, आपसे भारत की शैली भी पूछेगा, भारत की मूर्ति निर्माण की शैली, तो इसमें आपको ध्यान रखना है मथुरा शैली में जो मूर्तियां निर्मित थी, मथुरा शैली जो है ये स्वदेशी शैली थी। मथुरा शैली जो है ये कैसी शैली थी मूर्ति निर्माण की? तो ये स्वदेशी शैली थी। और इन दोनों शैलियों को मिला करके, ठीक है, इसमें आपको इसकी विशेषता भी बता दें, इसमें जो मूर्तियों के जो शारीरिक संगठन बनाए जाते थे वो बलिष्ठ नहीं होते थे। ठीक है, बलिष्ठ न होकर के ये जो शरीर बनाए जाते थे ये कैसे होते थे? कोमल। आप अगर मान लेते हैं कि पूरा एकदम डोले सोले, अगर मान लेते हैं कि राम भगवान का कहीं पे मूर्ति लगा है, उसमें देखें कि पूरा डोले सोले एकदम उनका बना हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वो किस शैली में बना है।
कुषाण शैली में। वहीं अगर एकदम कोमल मुस्कान सहित बनाया गया है तो उसका मतलब हुआ कि वो मथुरा शैली में बनाया गया है। और इन दोनों शैलियों को मिक्स करके एक नई मूर्ति निर्माण की शैली विकसित हुई थी और उस शैली को हम लोग कहते हैं गांधार शैली। यानी कि मथुरा शैली और कुषाण शैली जो थी, इन दोनों के सम्मिश्रण से जिस मूर्ति निर्माण शैली का विकास हुआ था वो कौन सा था? गांधार शैली था। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां से आमतौर पे प्रश्न जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, मूर्ति निर्माण से आपका इतना ज्यादा क्वेश्चन जो है काफी पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जो है थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं मुहरों के बारे में। प्राचीन काल में जो मुहर प्राप्त हुए थे तो उन मुहरों के बारे में बात करते हैं। मुहरों से आमतौर पे सामाजिक स्थिति जो थी इसके बारे में पता चलता था, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता था और व्यापारिक स्थिति जो है इसके बारे में भी पता चलता है। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो कुछ मुहरें ऐसी प्राप्त हुई हैं जिनसे हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में भी पता करते हैं। कुछ ऐसी मुहरें प्राचीन काल की प्राप्त हुई हैं जिनसे हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में पता करते हैं। और धार्मिक स्थिति के बारे में बताने वाले जो मुहर हैं वो हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल से जो भी मुहर प्राप्त हुए हैं उन पे धार्मिक प्रतीक चिन्ह बने हैं और उन धार्मिक प्रतीक चिन्हों के सहायता से हम लोग हड़प्पा काल की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे ज्यादा आपको मुहरों से कुछ ज्यादा मतलब नहीं रखना है। आमतौर पे आपके सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिक्का और अभिलेख से संबंधित पूछे जाते हैं। उसका वीडियो मैंने आपको पिछले जो क्लास लिए थे हम उसमें अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके और देख सकते हैं। जब तक वो आपका क्लियर नहीं रहेगा आपका यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जो है काफी कम हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है? दो टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं, पहला क्या? अभिलेख, दूसरा सिक्के। सिक्के और अभिलेख जो है ये काफी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे कि हमें क्वेश्चन परीक्षा में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, चित्रकला की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल में चित्रकला की स्थिति कैसी रही थी। चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक दो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। चित्रकला से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आपका प्रश्न पूछेगा कि चित्रकला का सबसे बेहतरीन जो काल है वो कौन सा था? तो आपको ध्यान देना है गुप्त काल। गुप्त काल में चित्रकला को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में आपका यहां से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा एक चित्रकारी के बारे में जिसको हम लोग जानते हैं बोधिसत्व। बोधिसत्व पद्मपाणि। ठीक है, पद्मपाणि। इनसे संबंधित आपके प्रश्न जो है पक्का पक्का पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा कि बोधिसत्व पद्मपाणि जो है, जो चित्र बनाया गया है, ये कहां पे स्थित है। तो आपको हम बता दें ये जो चित्रकारी बनाई गई है ये अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफा, तो अजंता की गुफाओं में ये चित्रकारी आमतौर पे आपको मिलेगी। ठीक है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि पुरातात्विक स्रोत से संबंधित पूछे जा सकते हैं जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। चलिए, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ करके समाप्त कर दिया है। अगले क्लास में हम लोग जो साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ाया आप सबको, उससे संबंधित एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो सेट है वो आपको हम करवा दें, जिससे कि आपका इससे संबंधित बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाए। चलिए, अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए